हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी अमीन पटवारी परीक्षा 2025 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा इकोनॉमिक पर, जो आपके सिलेबस में दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय पर हम लोग 30 करीब करीब प्रश्नों को देखेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। पुराने वीडियो को देखना है तो सीजी अमीन पटवारी परीक्षा वाला जो प्लेलिस्ट में है उसको आपको टच करके पूरा देखना होगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रा मूल्य को खालिस्तान कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की ही परिभाषा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद जो कहा जाता है, ये परिभाषा थोड़ा सा अगर विस्तार से देखने की कोशिश करें तो किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। यह किसी देश की आर्थिक गतिविधि का प्रमुख मापक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख मापक होता है, जो उस देश की सीमाओं के भीतर हुए सभी उत्पादन का हिसाब रखता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली आय का माप कहलाता है। इनमें से आपको बताना है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या व्यक्तिगत आय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा। तो हमें प्राप्त होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यदि हम राष्ट्रीय कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद माने जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से उसका मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमको एनएनपी प्राप्त होता है। वास्तव में एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बताऊं, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्यह्रास घटाया जाता है तो प्राप्त होने वाली कुल आय का माप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र में पूछे तो आपका आएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, तो आता है एनएनपी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने हैं, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। व्यक्तिगत आय, औसत पूंजी आय, प्रयोज्य आय या राष्ट्रीय आय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, प्रयोज्य आय कहा जाता है। प्रयोज्य आय के बारे में थोड़ा जानकारी ले तो प्रयोज्य आय जो होता है वह आय है जो किसी व्यक्ति या परिवार को करों या अन्य अनिवार्य कटौतियों का भुगतान करने के बाद खर्च करने या बचत करने के लिए उपलब्ध होती है। यह वह शुद्ध धन है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं, जो इसे उपभोग और निवेश के लिए उपलब्ध कराता है। मैंने खर्च करने के बाद जो बचत होती है उसी प्रयोज्य आय के नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। अब आपको ये बताने का प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं या प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, सकल घरेलू उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर या शुद्ध घरेलू उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट में आप पूरा पॉपुलेशन को आप उसमें डिवाइड करोगे, माने जनसंख्या को भाग दोगे तो प्रति व्यक्ति आय आपको प्राप्त होगा। तो आंसर इसमें सी आएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। थोड़ा सा और, प्रति व्यक्ति आय किसी गणना किसी देश या क्षेत्र के कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने है, स्थिर कीमतों पर आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है।
सही आंसर बी आएगा, 1,14,710 रुपए है 2024-25 के अनुसार, क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो है 2024-25 का आया है, 25-26 का भी नहीं आया है। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, ये आपको बताना है, भारतीय विकास परिषद द्वारा, भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा, भारतीय आय समिति द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। सही आंसर डी आएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये बनाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के थोड़ा सा विस्तार से अगर हम देखने का प्रयास करें तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात CSO, जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का हिस्सा है, भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, मानकीकरण और व्यवस्थित विकास के लिए नोडल एजेंसी है। इसका गठन 1951, ये भी दिमाग में रखेंगे, 1951 में हुआ था, और यह राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संतुलन, उद्योग में वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे प्रमुख सांख्यिकी कार्यों का संचालन करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? अलग अलग ढंग से पूछ सकता है। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पाद लागत फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, या उत्पाद लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। सही आंसर बी आएगा, उत्पाद लागत जो फैक्टर कॉस्ट है उस पर निवल माने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो एक छोटा सा और बता दूं इनके बारे में, तो राष्ट्रीय आय का उत्पादन लागत माने यहाँ पर जो बोलता है लागत फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है, और इसमें मूल्यह्रास से घिसावट, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, इसमें याद रखना, इसमें अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर समायोजित किया जाए, सब्सिडी जोड़ा जाता है और अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, तब NNP हमको प्राप्त होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि लागत, कितना लागत लगा है उस पर हम ये NNP निकालते हैं, तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, इसमें से आपको बताना है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना था। अब दो प्रकार के क्वेश्चन विशेष करके पूछा जाता है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आएगा, भारत में कृषि आय की गणना जो है ये उत्पादन विधि पर यहाँ पर की जाती है। अगर मैं इसमें डिटेल में अध्ययन करूं तो भारत में कृषि आय की गणना आउटपुट मेथड द्वारा की जाती है। यह विधि उत्पादित फसलों और पशुधन के कुल मूल्य को मापती है, जिसमें कृषि भूमि, भवन और उपकरणों से होने वाली आय भी शामिल होती है। कृषि आय पर कोई कर नहीं लगता, लेकिन यह कर निर्धारण के लिए कुल आय में शामिल की जाती है। क्वेश्चन से यहाँ पर आता है आपके सामने, निम्न में से किससे समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी तक तो समझ में गया होगा कि साधन लागत पर NNP को समग्र राष्ट्रीय आय कहा जाता है। विशुद्ध माने NNP होता है, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP जो कि कहाँ पर साधन लागत पर या उत्पादन लागत जो बोलते हैं उसको, इसी पर जो होता है, पहले अलग रट्टा ढंग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों की कुल आय है जो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाती है। इसे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर माना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, GDP मुख्यतः किसका मापन करता है? अब यहाँ पर GDP में किसका मापन, पहले ही मैंने आपको बताया था कि GDP में वास्तव में आर्थिक वृद्धि, GDP द्वारा देखा जाता है देश की आर्थिक वृद्धि कितनी हुई है, तो C वाला आ जाएगा, आर्थिक वृद्धि का मापन करता है। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कि राष्ट्रीय आय का जो मापन किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और थोड़ा डिटेल से अगर हम लोग जाने दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो दादा भाई नौरोजी, उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1867-68 सन पूछे थे, ये पता होना चाहिए, 1867-68 के लिए पहला अनुमान लगाया था।
जिसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति वर्ष थी। ये भी क्वेश्चन पूछता कितने रुपए अनुमान, तो 20 रुपए का अनुमान लगाया था। यह प्रयास ब्रिटिश शासन के तहत भारत से हो रहे धन के गरीब निकास और गरीबी को उजागर करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना खालिस्तान हास घटाकर की जाती है। ये आपको बताएं। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर तो होगा नहीं, अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना खालिस्तान हास घटाकर की जाती है। ये आपको बताना। सही आंसर सी आएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमको मालूम होता है कि जीएनपी जो होता है, ग्रास जीएनपी जो होता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में यह हास घटा दिया जाता है। सकल हास घटाएंगे तो एनएनपी हमको प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सूत्र में लिख सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू माइनस मूल्यह्रास। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अब मूल्यह्रास यहाँ पर होता है। क्वेश्चन से आर्थिक कल्याण को मापने का सर्वोत्तम संकेतक कौन है? अब इसमें आर्थिक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रा आपूर्ति या चालू खाता घाटा। अब आर्थिक कल्याण तभी होगा ना जब व्यक्तियों के पास पैसे आएंगे। मैंने हम सिंपल सा प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा है तो आर्थिक कल्याण हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय कम है तो फिर कल्याण नहीं हो रहा। तो ये बी आता सबसे अच्छा मापन। भारत में वस्तु एवं सेवा का जीएसटी कब लागू किया गया था? इन ऑप्शंस में से आपको छांटना है। सही आंसर बी आएगा 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि, ऊपर के सभी। तो राष्ट्रीय आय नापने की सभी विधि है, व्यय विधि भी होता है, आय विधि भी होता है, उत्पादन विधि, अतः डी आंसर आ जाएगा इसमें। इस सब विधि से राष्ट्रीय आय का ही मापन किया जाता है। डिटेल से थोड़ा सा और मैं आपको देखूं तो राष्ट्रीय आय मापने के 3 मुख्य विधियां हैं, उत्पादन विधि या उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को जोड़ती है। आय विधि द्वारा विभिन्न कारकों द्वारा अर्जित आय का योग करती है और व्यय विधि अर्थव्यवस्था में किए गए कुल खर्चों का योग करती है, जिसके आधार पर हम लोग राष्ट्रीय आय को नापते हैं। क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? देखो, बाजार मूल्य पर अगर बोला जाए मतलब चालू कीमतों पर। अब चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना करोगे तो इसमें से आपको बताना है धन आय, गैर मौद्रिक आय, वास्तविक आय, इनमें से कोई नहीं। तो चालू कीमतों पर मोटा मोटा जब आकलन करते हैं तो हम उसे धन आय कहते हैं। तो चालू कीमत, ये बाजार चालू कीमत बाजार मूल्य को अगर नापेंगे तो हम इसको राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो उसका धन आय कहा जाता है इकोनॉमिक भाषा में। क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? अब स्थिर कीमत, जैसे अभी वर्तमान में 2011-12 को एक स्थिर वर्ष मान लिया गया। अब 2011-12 को स्थिर वर्ष माना गया, उसके तहत हम लोग अगर राष्ट्रीय आय की गणना करें तो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान आय, घरेलू आय, वास्तविक आय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, इसे वास्तविक आय कहते हैं। अगर आपने स्थिर कीमतों पर नापा है तो वो वास्तविक आय के अनुसार वास्तविक आय होता है। क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं की जाती? बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है। तो अवैध एवं अवकाश गतिविधियां, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, प्रयुक्त वस्तुओं और गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण, तो ऊपर के सभी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सही आंसर डी आ जाएगा, ऊपर के सभी। अर्थात अवैध एवं अवकाश गतिविधियों को भी शामिल नहीं करेंगे। विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन अर्थात शेयर या मार्केट वाला काम होगा तो नहीं ले आएंगे। प्रयुक्त वस्तुओं का गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण हो रहा है। गैर बाजार वस्तुओं का सेवाओं का, जैसे अपने घर में बागवानी कर रहा, गृहिणियों द्वारा अपने घर में काम करना, ये सब चीज को शामिल इसमें नहीं किया जाता। डिटेल से हम अगर देख ले कि भाई किसको किसको शामिल नहीं किया जाता तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ कुछ मुख्य वस्तुएं गतिविधियां दी गई, जीएनपी गणना में शामिल नहीं की जाती। प्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री, मतलब अगर पुराने वाहनों
किसी भी इस्तेमाल की गई चीजों की बिक्री को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वर्तमान उत्पादन का हिस्सा नहीं होता, पहले उत्पादन हुआ था इसका, अभी तो है नहीं, इसलिए शामिल नहीं करेंगे। अवैध गतिविधि, जुआ वुआ खेल रहे हो, सट्टाबाजी कर रहे हो, तो उसको शामिल नहीं करेंगे। विशुद्ध वित्तीय लेन देन अर्थात शेयर और ब्रांड की खरीदी बिक्री जैसे वित्तीय लेन देन जीएनपी गणना में नहीं किए जाते। ये सीधे तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए इसको शामिल नहीं करते। गैर बाजार वस्तुएं सेवाएं, अब जैसे घरेलू स्तर पर की गई सेवाएं, जैसे गृहिणी द्वारा की जाने वाले घर के काम या स्वयं द्वारा की जाने वाली बागवानी जैसे गतिविधियां जिनका मौद्रिक मूल्य नहीं होता, इसको हम लोग शामिल नहीं करते। हस्तांतरण भुगतान जैसे होता पेंशन, पेंशन जो दिया जा रहा है उसको कोई मूल्य केवल मूल्य नहीं, उसको कोई उत्पादन नहीं है, उपहार दे रहे हैं, इससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा। बेरोजगारी भत्ता जैसे भुगतान को जीएनपी में शामिल नहीं किए जाते, क्योंकि वे आय का पुनर्वितरण करते हैं, न कि वर्तमान उत्पादन को दर्शाते। इसमें तो कोई उत्पादन हो ही नहीं रहा है। एक और आय होता लॉटरी या गेम शो में जीती गई पुरस्कार राशि भी जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता। यही कि भाई लॉटरी और गेम में शो गए, उत्पादन नहीं हो रहा, इसमें केवल ये हस्तांतरण बस हो रहा है, इसलिए इनको शामिल नहीं किया जाता। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए एक नजर आपको इसमें बताया मैं। क्वेश्चन आता बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय अशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच के अंतर के रूप में माना जाता है। ध्यान देंगे, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय अशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में अंतर के रूप में जाना जाता है। इसमें से आपको बताना है राष्ट्रीय ऋण का हस्तांतरण, शेष विश्व के वर्तमान स्थानांतरण, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और ऊपर के सभी। सही आंसर इसका जो आएगा वो है अप्रत्यक्ष कर। मैंने कहा था सब्सिडी को जोड़ते हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं, तो 19 का सी आंसर आएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसमें आएगा। पहले राष्ट्रीय आय समिति गठन कब किया गया? 1948, 1949, 1950 या 1951? इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा। 1949 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। थोड़ा सा अगर राष्ट्रीय आय के बारे में देखें तो भारत सरकार द्वारा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949 में किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए आधिकारिक प्रयास करना था, जो आर्थिक नीतियों का निर्माण के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक आंकड़ों की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने, जीडीपी में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती? ये मैं बता चुका हूं, अब आप अनुमान लगा लीजिए। सार्वजनिक खर्च, निजी उपयोग व्यय, शेयर बाजार निवेश, पूंजी निर्माण। मैंने पहले ही कह दिया था शेयर बाजार वाले शामिल नहीं होंगे, तो सी वाला इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? नियमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान, मजदूरी तथा वेतन। अब इसमें से आपको छांटना है, तो मैंने जब लिस्ट बताया था अंतरण भुगतान अर्थात अगर पेंशन मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो इसको शामिल नहीं किया जाएगा, तो बी वाला आपका आएगा। ब्याज भुगतान को शामिल करूंगा इसलिए कि ब्याज भी विभिन्न उत्पादों में पैसा लगता है और उससे आपको हिस्सा मिलता है, ये आपको शामिल होगा यहाँ पर, लेकिन अंतरण भुगतान ये शामिल नहीं होगा। इसी में एक और क्वेश्चन ब्याज भुगतान पर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? मजदूरी या वेतन, लाभ, किराया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। अब यहाँ पर ब्याज भुगतान तो है, लेकिन राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज नहीं आएगा। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिटेल से देखूं तो राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज एक तरफा भुगतान होता है, जिसके बदले कोई नई वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता। इसलिए डी वाला आंसर आएगा कि राष्ट्रीय ऋण और ब्याज ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। भारत को सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? कि बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है कि भाई ये सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान क्या देता है? सेवा क्षेत्र देता है, जो हमेशा 50% से ज्यादा योगदान इसका रहता है। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? अब यहाँ पर बताना है विश्व व्यापार संगठन, बाजार लागत, तय लागत या कारक लागत। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बोला जाए तो इसमें कारक लागत का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत माने कितना लगा है उस पर की जाती है। थोड़ा जानकारी, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से 3 विधियां, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि के आधार पर की जाती है, जिसमें कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी का उपयोग अंतिम मापक रूप में किया जाता है। यह विधि उत्पादन के कारकों को आय को दर्शाती है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में शामिल है, अब इसमें शामिल है पूछा है। भूकंप पीड़ितों को भित्ति का सहायता बिल्कुल शामिल है। किसी बच्चे का जेब खर्च, लॉटरी कोई पुरस्कार जीतना, नए मकान का निर्माण।
अब आप सोचोगे तो क्या शामिल है इसमें, तो नए मकान का निर्माण इसमें उत्पादन हो रहा है। तो भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता ये नहीं आएगा, किसी बच्चे का जेब खर्च नहीं आएगा, लॉटरी पुरस्कार तो पहले ही मना कर चुका, नए मकान का निर्माण में राष्ट्रीय आय में शामिल है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, खालिस्तान एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में वर्तमान मूल्य शामिल है। खालिस्तान एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में वर्तमान मूल्य शामिल है। सामान्य जीडीपी, अंतराल जीडीपी, नॉमिकल सांकेतिक जीडीपी या रियल जीडीपी। तो सही आंसर सी आएगा, नॉमिनल या सांकेतिक जीडीपी, क्योंकि एक खालिस्तान एक आर्थिक उत्पादन आकलन कर रहा है जिसमें उसकी गणना का वर्तमान मूल्य और वर्तमान मूल्य शामिल कर रहा है। इसी प्रकार पहले क्वेश्चन ही पूछा था, वर्तमान मूल्य अगर शामिल कर रहा है तो यह नॉमिकल सांकेतिक जीडीपी है। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है, तो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहेंगे भाई, राष्ट्रीय आय कहा जाएगा, नेशनल इनकम कहा जाएगा कारक लागत पर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जीडीपी गणना में निम्न में से कौन शामिल होता है। अब इसमें कौन शामिल नहीं होता है, उससे क्वेश्चन पढ़ने में गलत हुआ। मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, निवेश, सरकारी खर्च। तो कौन शामिल नहीं होता, कि मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल इसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसका कारण जानेंगे तो हम यह बता दें कि जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाती, ताकि एक ही वस्तु के दोहरी गणना से बचा जा सके। मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जो आगे उत्पादन के लिए उपयोग में ली जाती, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया जाता। जैसे कच्चा माल है, लोहा के लिए कच्चा तैयार माल है और वो बाद में लोहा बनेगा, तो कच्चे माल को मैं शामिल नहीं करूंगा, मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएगी। तो इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं आएगी, इसको शामिल नहीं करते। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीडीपी में यदि विदेश से शुद्ध आय नेट फॉरेन इनकम जोड़ी जाए तो क्या प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिगत आय या वास्तविक घरेलू उत्पाद, इसमें से आपको बताना है कि क्या प्राप्त होगा अगर विदेशों से आय को जोड़ दिया जाए। तो जीडीपी में अगर विदेशों से आय को जोड़ दिया जाए तो हमको मिलेगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो 30 का उत्तर ए आंसर सही होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।